नमस्कार मित्रों, युवा साथ साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि 10 रूपक की श्रृंखला को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उस पाठ्यक्रम को हम लोग समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं और एक दो वीडियो के माध्यम से जो आपका 10 रूपक का पाठ्यक्रम है उसको समाप्त करेंगे। तो हम लोगों ने 10 रूपक में पिछले वीडियोज के माध्यम से हम लोग 10 रूपकों पे चर्चा कर रहे हैं। 10 रूपक अर्थात जो 10 रूपक होते हैं मतलब नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, डिम इत्यादि। तो उसमें हम लोगों ने नाटक में क्या क्या वस्तु स्थितियाँ होनी चाहिए, उनके कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और प्रकरण जो दूसरा रूपक विशेष है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हुए प्रकरण तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग पिछले वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे चलेंगे, मतलब प्रकरण के आगे ऊपर चलेंगे। ठीक है, प्रकरण के आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि देखिए जो क्या है कि 10 रूपक होते हैं और आपको पता है कि 10 रूपकों में रूपक के भेदक तत्व क्यों कितने होते हैं। हम लोगों ने चर्चा के दौरान ये सुना होगा कि जो 10 रूपक होते हैं मतलब कहते हैं कि 10 रूपकों में क्या है कि आपके मंचन का ही कार्य होने हैं सब में। ठीक है, तो मंचन के ही कार्य होने हैं सब में, तो एक ही रूपक क्यों नहीं मान लिया जाए, अलग अलग रूपक मानने की आवश्यकता क्या है। आप एक की संख्या को 10 बढ़ा करके क्यों कर रहे हैं बेमतलब का। तो कहे कि भैया ये वस्तु, ठीक है, वस्तु, नेता और रस, इनके भेद से ये 10 हो जाया करते हैं। मतलब किसी की कथा वस्तु अलग होती है, किसी के नायक अलग होते हैं, किसी के रस अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई एक फिल्म का फिल्मांकन किया जा रहा हो तो एक मुख्य नायक होता है, लेकिन उनमें से ही मान लीजिए कोई हीरो का कोई भाई रहा हो, उसका कोई एक अच्छा वाला सीन चल गया हो, तो वो कई बार देखते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, आप देखते होंगे कि क्लिप काट करके चलाया जाता है, तो उस कॉमेडी सीन इधर चला जाते हैं। जैसे राजपाल यादव जो बहुत चर्चित हास्य कलाकार हैं, उनके कई सीनों को दिखाया जाता है, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो मेन हीरो हैं, लेकिन हैं तो मान लीजिए वो जिस चीज़ को करते हैं उस केवल उसी वस्तु स्थिति को किस नाम से कहना हो या वहाँ का कथा क्या हो सकता है उसकी कथा अलग हो। उसका मतलब कई बार क्या होता है ना कि जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर मतलब कल्पना पिक्चर की थोड़े में किया रहता है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँचाना है, लेकिन हमको 2.5 घंटे की पिक्चर बनाना है, तो 2.5 घंटे में कुछ चीज़ों को क्या करता है, काल्पनिक कर देता है। किसी के ऊपर पिक्चर, किसी के जीवनी के ऊपर जब पिक्चर बनाया जाता है तो जीवन के जो काफ़ी फेमस हिस्से होते हैं उनको दिखा दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, जिससे जो दर्शक हैं मनोरंजित हों, पिक्चर से वो जुड़ें, तो उन चीज़ों को दिखा दिया जाता है। तो उन सीन को अलग अलग नामों से बताया जाता है, इसलिए रूपकों के 10 भेद किए। ठीक है, तो उसमें से कुछ उपरूपक भी हुए। 10 रूपक और उपरूपक होते हैं 18। ठीक है, हालांकि जो आचार्य धनंजय हैं उन्होंने 18 रूपकों के बारे में चर्चा नहीं की है। ठीक है, केवल उसमें से केवल जो एक नाटिका नाम का उपरूपक है, कौन, नाटिका। ठीक है, नाटिका की उन्होंने क्या की है, चर्चा की। अर्थात उनका मतलब ये रहा होगा कि नाटिका ही एक ऐसा उपरूपक है जिसके बारे में हमको विशेषतः जानना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नाटिका के बारे में चर्चा कर लिए हैं, इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा नाटिका के बारे में अधिक। और बाकी जो उपरूपक है कहाँ चर्चा होती है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो कहते हैं कि नाटिका की जो कथा वस्तु होती है वो जो प्रकरण होता है, जो प्रकरण, जो प्रकरणम वृत्तम उत्पाद्यम कविकल्पितम, मतलब वो भी कविकल्पित होता है, लोक प्रसिद्धि युक्त होता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रकरण की तरह ही कवि कल्पित होती है, अर्थात कवि अपने कल्पना के आधार पर नाटिका की कथा का लेखन करता है, नाटिका की कथा को लिखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा नाट्य की कथा कैसी होती है, तो कवि
कल्पित होती है, ठीक है। दूसरा, जो नायक होता है वो नाटक से ही लिया जाता है, ठीक है। नाटक से क्या नाटक से नहीं, ये प्रकरण से ही लिया जाता है। देखिए, दो का मिश्रित होता है ना ये, तो इसका जो नायक होता है वो प्रकरण से लिया जाता है, ठीक है। और वह धीर ललित कोटि का नायक होता है, ठीक। धीर ललित कोटि का नायक होता है। धीर ललित कोटि का मतलब क्या होता है कि देखिए, नायक 4 तरह के होते हैं, ठीक है। जो आपके जो द्वितीय प्रकाश को 4 प्रकाश, जो दशरूपक है, जो दशरूपक को 4 प्रकाशों में विभाजित किया गया, उसमें जो द्वितीय प्रकाश है उसमें इन सबों के मतलब नायक के बारे में बताया गया है। तो 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत और धीरोदात्त, ठीक है। तो उसमें से एक नायक हैं आपके कौन, धीर ललित, ठीक है। तो धीर ललित के लक्षण में लिखते हैं कि निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तः सुखी मृदु। क्या लिखते हैं इसके लक्षण में कि निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तो सुखी मृदु, मतलब निश्चिंत, जो धीर ललित कोटि का जो नायक होता है वह निश्चिंत होता है। क्या होता है, निश्चिंत होता है। किस लिए निश्चिंत होता है, तो उसका जो राज्य का जो कार्यभार रहता है, राज्य के संचालित करने के जितने भी पद्धतियां रहती हैं उन सबको वह क्या करता है, अपने मंत्री अमात्यों पर सौंप देता है। मतलब उन पर सौंप करके वो निश्चिंत रहता है। और क्या निश्चिंत हो करता है, तो कहते हैं कि कलासक्तः सुखी मृदु, ठीक है। वो कलाओं में आसक्त रहता है और मधुर भाव से रहता है, ठीक है। जैसे अगर वह किसी के ऊपर कोई कार्य का भार हो तो भाई वो कलाओं में इधर मतलब कुछ पिक्चर देखने में वो इतना तो भाई संलग्न होगा नहीं, भाई काम से उसको फुर्सत नहीं है तो पिक्चर इत्यादि क्यों देखेगा, कलाओं में आसक्त क्यों रहेगा, या जाकर के कहीं मंचन क्यों देखेगा, ठीक है। लेकिन जो धीर ललित कोटि का नायक होता है, मान लीजिए कि ऐसे किसी मतलब क्षेत्र के नायक हों जो मतलब उनके ऊपर लोड तो बिल्कुल है लेकिन वो मतलब देखने में लगता है एकदम मस्त मौला इंसान है, जो मन में आए सो करता है। मतलब कहीं मन करता है चलो पिक्चर देख लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, मतलब एकदम अच्छे प्रकार से रहते हैं। तो ऐसा कहीं व्यक्तित्व आपको देखे, ऐसा यदि आपको कैरेक्टर दिखे तो वह कैरेक्टर धीर ललित की कोटि में आता है, ठीक है। तो वो सारे कार्यभार मतलब क्या करता है, मंत्रियों पर सौंप करके वह निश्चिंत रूप से पूरे अपने राज्य वैभव का आनंद करता है, अपने मतलब प्रेम इत्यादि को आगे बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि जैसे उदयन है, जैसे रत्नावली है, ठीक है। रत्नावली क्या है, एक नाटिका है, ठीक है। रत्नावली क्या है, नाटिका है। इसके नायक क्या है, उदयन है। तो उदयन जो है वह अपने योगंधरायण पे सारे अपने कार्यभार को सौंप करके अपने, उनके पास तो एक ठो वासवदत्ता रहती हैं, रत्नावली के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अगर इतने बड़े राज्य का संचालन कर रहा है और वह संचालन के दौरान किसी अन्य नायिका के ऊपर फंस जाए तो संचालन कोई कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं और एक अच्छे नायक के रूप में उनकी गिनती होती है। जो धीर ललित कोटि के नायक हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने सारे कार्यभारों को अपने मंत्री के ऊपर सौंप दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो नाटिका होती है, मतलब नाटिका जो होता है उसमें धीर ललित कोटि का नायक होता है, जिसके उदाहरण आपको रत्नावली आप मिले होंगे, ठीक है। इसमें अंगी रस जो होता है श्रृंगार रस होता है, ठीक है। चूंकि कलासक्त इत्यादि जो मतलब हमेशा डिप्रेशन में जो व्यक्ति रहता हो कलाओं में आसक्त थोड़ा रहेगा, वो तो हमेशा डिप्रेशन में जो रहेगा वो कला में आसक्त था, बिछड़ रहा है इसलिए डिप्रेशन जाएगा, तो वहाँ श्रृंगार की बात आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन कलासक्त व्यक्ति में श्रृंगार रस ही होता है। जैसे उदयन रत्नावली पे लाइन दे रहे हैं तो भाई उनको कुछ आनंद आ रहा होगा तभी उन पर लाइन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें अंगी रस जो होता है श्रृंगार रस होता है, ठीक है। और इसमें टोटल जो अंकों की परिगणना की गई है वह अंक 4 अंक होते हैं, ठीक है। जिसमें रत्नावली में आप देखे होंगे 4 अंक हैं, जिसमें मदन महोत्सव, ठीक है, संकेत इत्यादि जो अलग अलग मतलब अंकों के नाम हैं, जो रत्नावली में 4 अंक हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें रत्नावली नाटिका का उदाहरण है। और इसमें क्या बताते हैं कि जो नाटिका होती है वो स्त्री प्रधान होती है,
क्या होती है, स्त्री प्रधान होती है। मतलब जो उसका जो पूरा कथा होता है, जो उसकी जो पूरी कथा वस्तु होती है, वह पूरी कथा वस्तु कहीं ना कहीं एक स्त्री के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। जैसे जो उदयन है, वह उदयन मतलब रत्नावली के पीछे लट्टू हो गए रहते हैं। मतलब रत्नावली के ही याद में उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। वो क्या थे, क्या से क्या हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि स्त्री प्रधान होती है मतलब नाटिका। क्या होती है, स्त्री प्रधान। ठीक है, जैसे आप उदाहरण देख रहे होंगे, कह रहे हैं कि नाटिका में 2 नायिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, 2 नायिकाएं होती हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। देखिए, जो आचार्य दशरूपकार धनंजय जी हैं, वह नायिकाओं के 3 कैटेगरी बताए हैं। कितने, 3 कैटेगरी। एक कैटेगरी है आपकी स्वीया नायिका, एक है परकीया नायिका, और एक है साधारण स्त्री। ठीक है, क्या है, साधारण स्त्री। ये 3 प्रकार की नायिका का वर्णन करते हैं। ठीक है, इन 3 प्रकार के नायिकाओं में जो पहला नायिका है स्वीया, स्वीया नायिका भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। ठीक है, ये 3 प्रकार की, मतलब पहले नायिकाओं का भेद करते हैं कि नायिकाएं 3 तरह की होती हैं, स्वीया मतलब परकीया और साधारण स्त्री। उनमें से भी, ठीक है, जो स्वीया नायिका है, वो स्वीया नायिका भी 3 प्रकार की होती हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। अब स्वीया नायिका किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि लज्जा और शील से युक्त जो नायिका होती हैं, उसे हम स्वीया नायिका कहते हैं। जैसे शील क्या है, कि शील यह मान लीजिए किसी के अगर जो बहुत शीलचारी नायिका होती हैं, तो कैसे पहचान, मान लीजिए कि किसी के हस्बैंड हो अच्छे, मतलब उन दोनों में पूरा जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति बहुत प्रगाढ़ है। ठीक है, तो जब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं तब तक उन दोनों का जो बातें हैं बहुत अच्छे प्रकार से होती हैं। ठीक है, और वो उनके जो उनके हस्बैंड है वो विदेश कमाने वाले हैं। ठीक है, तो वो जब अपने पत्नी को छोड़ करके विदेश कमाने के लिए जाते हैं, तो उस पत्नी का प्रेम भी क्या होता है, अपने पति के साथ ही इनका प्रेम भी विदेश में ही चला जाता है। ठीक है, और पुनः जब विदेश से वापस आते हैं तो पुनः इस पत्नी का प्रेम इनमें पुनः वापस आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब इनके पति जाते हैं तो प्रेम उनका उन्हीं पर छोड़ देते हैं, जब आते हैं इनके पति देव तो क्या होता है, प्रेम भी इनके ऊपर आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है, इस तरह नहीं कि मान लीजिए कहीं इनके हस्बैंड बाहर चले गए और इनकी पत्नी यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से चीजें न करने लगे। तो इस प्रकार की जो नायिका होती हैं, मतलब वो गए तो प्रेम भी हमारा उनके साथ गया, अर्थात अब हम नहीं जानते हैं कि प्रेम क्या होता है, जब आएंगे तो जानेंगे। ठीक है, और जो लज्जा युक्त होती है, मतलब एक लज्जाशील मतलब लज्जा युक्त नायिका की जितनी भी औपचारिक चीजें होती हैं, जितनी भी प्राथमिकताएं होती हैं, उनसे संपन्न जो होती हैं, उसको हम शील और लज्जाशील युक्त नायिका को हम स्वीया नायिका कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब इसमें से स्वीया नायिका के 3 भेद करते हैं, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। अब कह रहे हैं नाटिका में कि 2 नायिकाएं होती हैं, एक प्रगल्भा और एक मुग्धा। ठीक है, तो अब देखिए 2 नायिकाएं इसमें क्यों कहे, 2 नायिकाएं इसलिए कहे कि जो राजा रहता है, राजा की एक आधिकारिक पत्नी रहती है, एक गेस्टेड पंक्ति है मतलब पत्नी है, और एक उनकी प्रेमिका रहती है। ठीक है, चूंकि बताया ना यहाँ पे कि जो नाटिका होती है स्त्री प्रधान नाटिका होती है। ठीक है, तो इसलिए स्त्री प्रधान नाटिका होती है, तो भाई एक ही स्त्री यदि उनकी है, तो भाई एक ही स्त्री है, तो एक ही स्त्री में इतना क्या वो है कि भाई इतना मतलब चारों तरफ कहानी उनके आगे पीछे घूमेगी। क्यों? क्योंकि चूंकि धीर ललित कोटि के नायक हैं और कलाओं में आसक्त रहते हैं, तो एक ही पत्नी है और उसी में भाई वो तो जाहिर सी बात है कि भाई उन्हीं से सब, लेकिन ज्यादा कलाओं में आसक्त कर रहे हैं क्या नहीं, इधर उधर भी है, वो क्या करते हैं, नजर हिलाते फिलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक तो पत्नी उनकी गेस्टेड होती हैं।
ठीक है, दूसरी उनकी एक प्रेमिका होती हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक जो होती है, जो गेस्टेड पत्नी होती हैं, यह प्रगल्भा कोटि की नायिका होती हैं। देवी तत्र भवेत् ज्येष्ठा प्रगल्भा निपवंसजा, मतलब एक उच्चे कुल में उत्पन्न होने वाली हो, ठीक है, और देवी हो, माननी हो, मतलब अच्छे संस्कारों से युक्त हो, इस और बड़े खानदान की मतलब लड़की हो। ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे खानदान से चले, ऐसा नहीं, मतलब ज्येष्ठ हो, जितने भी सद्गुण होते हैं उन गुणों में एकदम कठोर हो और बड़े घर की रहने वाली हो, ऐसी जो होती है वह गेस्टेड पत्नी होती है और उसे हम प्रगल्भा कहते हैं, ठीक है। ये तो बता दिए प्रगल्भा। और प्रगल्भा में क्या नाम है इसका, प्रगल्भा तो नायिका गेस्टेड होती है, और जो प्रेमिका स्तर की रहती है, प्रेमिका स्तर की, उसके लिए कहते हैं कि नायिका तादृशी मुग्धा दिव्या चाति मनोहरा। मतलब ये भी जो प्रेमिका भी हो ना, तो ये नहीं कि इधर बड़े क्षेत्र में चल रहे थे और प्रेमिका किसी अपने से नीचे क्षेत्र में जाकर के मतलब बातचीत करना शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। कारण कि नायिका तू तादृशी, प्रेमिका भी इन्हीं के समान होना चाहिए, लेकिन इनके जो गुण हैं कि बड़े मतलब माननीय हो, अपने गुणों से युक्त, इस तरह में मतलब इस तरह हो कि दिव्य हो और मनोहर हो, ऐसी सुकोमल कांति से युक्त होनी चाहिए कि एक बार देखा, मतलब एक बार देखे तो फिदा हो गए, ठीक है। मतलब एक बार नजर है ना कि मतलब कि एक बार नजर उन पे गड़ गई तो गड़ गई, बस इनकी आंख उनकी आंख को देख रही है, उनकी आंख इनको आंख के देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नायिका होती है वो प्रेमिका नायिका होती है। तो ये जो प्रेमिका होती है वह मुग्धा कैटेगरी में आती है, ठीक है, ठीक है, मुग्धा कैटेगरी में आती है। इसलिए इसमें नाटिका में जिसमें वासव दत्ता जो रत्नावली के हैं वो प्रगल्भा कोटि में आती हैं, और जो रत्नावली हैं जिसे हम सागरिका भी कहते हैं, ये मुग्धा में भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कांति से युक्त रहती हैं, ये भी बड़े घर वाली रहती हैं, मान रहती हैं, इन्हीं के समान रहती हैं, लेकिन प्रेमिका रहती हैं, तो इसलिए यह मुग्धा कोटि में आती हैं और ये प्रगल्भा कोटि में आती हैं। तो इसलिए नाटिका में दो तरह के नायिकाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो स्पष्ट हो गया कि प्रगल्भा और मुग्धा दो तरह की नायिकाएं होती हैं नाटिका में, ठीक है। अब देखिए, चूंकि द्वितीय प्रकाश आपके सिलेबस में लगा नहीं है तो ज्यादा इसके लक्षण भी नहीं जानना, लेकिन बस एक बार ही जान लीजिए कि प्रगल्भा और मुग्धा कहते किसे हैं। देखिए, मुग्धा क्या होता है, मुग्धा के लिए कहते हैं कि मुग्धा नववयः कामा, मुग्धा नववयः कामा स्त्री वामा, क्या कहते हैं, नहीं, मुग्धा नववयः कामा रति वामा मृदु क्रोधी, ठीक है। ये आपके लक्षण करते हैं किसके, मुग्धा नायिका के। मतलब नववयः कामा, मतलब जिसके काम की अवस्था, मतलब प्रेम करने की अवस्था में जो पदार्पण कर रही हो, मतलब नया नया चीजों को सीख रही हो, ठीक है, लेकिन मतलब उस प्रेम के मतलब जीवन प्रेम के युग में वो पदार्पण कर रही है, लेकिन रति ही वामा, लेकिन प्रेम में आसक्त होने के लिए वो अपने आप को पीछे खींच रही हो, लेकिन सब समझ रही है सब, लेकिन चीजें मतलब मना, मतलब सोच रही कि जाए नहीं, ठीक है। और मृदु क्रोधी, और जिसके क्रोध एकदम मृदुल हो, अर्थात इस तरह की जो थोड़ी सी क्रोध करे और फिर शांत हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बात को पकड़ी और उसको गांठ बना करके लंबा तक चलती गई, नहीं नहीं इसका बताओ क्यों क्यों क्यों, नहीं होता है कि भाई कई बार क्या होता है ना कि कोई बात नहीं रहता है, फिर भी देखते हैं लोग इस तरह से आपस में लड़ जाया करते हैं, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि भाई उनके ईगो को ठेस पहुंचा रहा हो। लेकिन मृदु क्रोधी इस प्रकार की होनी चाहिए। भाई गुस्सा सबके अंदर होता है, गुस्सा आना स्वाभाविक भी है, और एक स्वच्छ माइंड के लिए गुस्सा आना जरूरी भी है, लेकिन गुस्सा आए लेकिन वो मृदु हो, कि थोड़ा सा बातचीत करे तो आदमी गुस्सा शांत कर ले। तो इस प्रकार की जो नायिका होती है वह मुग्धा होती है। और जो प्रगल्भा कोटि की नायिका होती है, कहे कि यौवनस्था
यौवनस्था स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दैतांग के, ठीक है। मतलब कि एक तरह से इसका कहें कि यौवन के अवस्था में काम के वेदना से क्या हो, एकदम मदमत्त हो, मतलब इस प्रकार से अपने काम वासना को बढ़ा दे कि अपने आप को, मतलब किस लिए बढ़ा दे कि भाई उसको आनंद आ रहा है, वो उस चीज को आनंद मतलब उस चीजों में अपने आप को पा करके आनंद प्राप्त कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अत्यधिक आनंद के कारण अपने आप को चेतना विहीन कर ले, अपने आप को न पाए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ कैसे हूँ, मतलब इधर उधर क्या चल रहा है कोई ठिकाना ही न चले, उसको किसी बात का पता ही न चले। तो इस प्रकार की जो होती है वह प्रगल्भा कोटि की नायिका होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी आपको। तो इस प्रकार से नायिकाएं जो होती है नाटिका में दो तरह की होती हैं। क्यों होती हैं ये आप देख ही लिए, क्योंकि जो राजा होता है वो इधर उधर नैनमटका करने वाला होता है, इसलिए, ठीक। करें कि कैसे क्यंगेश चतुर्भिश्च युक्तांकैरिव नाटिका। देखिए चार वृत्तियां होती हैं, चार वृत्तियां होती हैं। तो चार वृत्तियां भारती, सातुती, आर्भटी और कैसिकी, उनमें से कैसिकी वृत्ति जो होती है केवल कैसिकी वृत्ति से युक्त नाटिका होती है, ठीक। कैसिकी वृत्ति कहाँ होती है कि जहां भी श्रृंगार रस से युक्त जहां पे कथाएं होती हैं वहां पे कैसिकी वृत्ति होती है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि कैसिकी वृत्ति चार प्रकार की होती है, एक होता है नर्म, एक होता है नर्मस्फिंज, एक होता है नर्मस्फोट और एक होता है नर्म गर्भ, ठीक है। तो ये चार जो प्रकार होते हैं कैसिकी वृत्ति के, उन चारों प्रकारों से युक्त कैसिकी वृत्ति इस नाटिका में समाहित रहती है, ठीक है। और जानते ही हैं कि चार अंक होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके नाटिका के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो इसलिए आप इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखिएगा कि इसकी कथा वस्तु जो होती है वो कभी कल्पित होती है, नायक इसके धीर ललित कोटि के होते हैं, इसमें अंगिरस श्रृंगार होता है, इसमें चार अंक होते हैं, स्त्री प्रधान नायिका होती हैं, स्त्री प्रधान इसकी कथा वस्तु होती है, दो प्रकार की नायिकाएं होती हैं और कैसिकी वृत्ति के चारों क्या कहते हैं, कैसिकी वृत्ति के चारों प्रकार इसमें समाहित होते हैं, मतलब कैसिकी वृत्ति से युक्त होती है नाटिका, ठीक है। तो इस प्रकार से नाटिका आपका यहाँ संपन्न होता है। आगे चलते हैं, आपका जो तीसरा रूपक विशेष है भाड़, ठीक है। वो भाड़ क्या कहलाता है इस पे चर्चा कर लेते हैं। भाड़ के लिए कह रहे हैं कि भाड़स्तु धूर्त चरितम स्वानुभूतम परेणवा यत्र उपवर्णयत एको निपुणो पंडितो विटः, ठीक है। एक दक्ष, ठीक है, बुद्धिमान, अपने सारे क्रियाओं को करने में जो दक्ष हो, जो हर एक स्थिति को क्या करे अच्छे से समझे, कहाँ उतार करना है, कहाँ चढ़ाव करना है, किस स्थिति को कैसे पेश करना है, इन सारी चीजों को जो अच्छे प्रकार से समझे, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम निपुण पंडित विट कहते हैं। वह विट क्या करता है, धूर्त के चरित्र को, जो धूर्त चरित होते हैं, जो मतलब धूर्त चरित कहने का मतलब है कि जो धूर्त लोग होते हैं, ठीक, तो धूर्तों के वंचना से, मतलब जो विट होता है, जो निपुण है, पंडित है, वह धूर्तों की वंचना से सामाजिकों को अवगत कराता है। देखिए समाज में क्या है कि बहुत सारे धूर्त घूमते रहते हैं, ठीक है, और चूंकि धूर्त आनंद मतलब मजाक में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं और लोग उसके शिकार हो जाया करते हैं और चंगुल में फंस करके जो नहीं हारना रहता वो हार जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए, ऐसे लोगों के बारे में बता करके उनको बचाने के लिए ये भाड़ इत्यादि अपने कार्य को करते हैं। तो कह रहे हैं कि स्व अनुभूतम परिणव, अब वह कैसे करता है, धूर्तों की वंचना, धूर्तों से सामाजिकों की रक्षा करना, ये चीजें वो कैसे भी दिखाता है। तो उसके लिए कहते हैं कि स्वानुभूतम परिणव, या तो विट अपने अनुभव में उन चीजों को प्राप्त किया हो, वह खुद धोखा खाया हो,
या खुद उस चीज को वो अच्छे प्रकार से जानता हो, या परेण वा, या दूसरे के माध्यम से उनके बारे में चीजों को जाना हो, इन सब के माध्यम से वह धूर्त के चरित्र का वर्णन करता है। क्या करता है? धूर्त के चरित्र का वर्णन करता है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है कि भाड़ में धूर्तों के चरित्र का वर्णन होता है, ठीक है। इसीलिए इसके उदाहरण में कंदर्प केली और एक धूर्त चरित्र नाम का उदाहरण है, जो भाड़ के उदाहरण के रूप में आता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंदर्प केली और धूर्त चरितम, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि संबोधनोक्ति प्रत्युक्ति कुर्यात आकाश भाषित ही। अब मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति रहता है इसमें, जो भाड़ होता है, भाड़ इन द सेंस कहते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन जो होता है ना, जो अकेले करता है सारी चीजें, वह भाड़ के ही कैटेगरी में अधिकतर लोग कहते हैं कि आता है। तो कह रहे हैं कि संबोधनोक्ति प्रत्युक्ति कुर्यात आकाश भाषित ही। अब चूंकि एक ही व्यक्ति सामाजिकों को विभिन्न अवस्थाओं के, मतलब जो धूर्त लोग हैं, धूर्त लोगों के बारे में बता रहा है। अब वो धूर्त की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, वो कहीं जा रहा है, कहीं जाते हुए किसी से बात कर रहा है, कहीं से कुछ कर रहा है, कहीं किसी से संकेत कर रहा है कि भाई तुम ऐसे ऐसे कर लेना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों का मंचन वह अकेला व्यक्ति कर रहा है। तो वह करेगा कैसे? तो कह रहे हैं कि उक्ति प्रत्युक्ति, मतलब मान लीजिए जाए कहे कि क्या जी क्या हाल चाल है, तो ये खुद पूछे, सब बढ़िया भाई, और अपना सुनाइए, और सब बढ़िया, हमारा भी ऐसा चल रहा है। तो इस प्रकार की जो उक्ति, खुद कहना, खुद उत्तर देना, ठीक, और आकाश भाषित ऊपर देख कहना कि साला अजीब जीवन चल रहा है। इस जो सारी उक्ति प्रत्युक्ति का जो योजना होती हैं, जो चीजें होती हैं, यह आकाश भाषित के माध्यम से वह स्वयं करता है। चूंकि अगल बगल कोई होता नहीं है, लेकिन करता वह स्वयं है, ठीक है। तो उक्ति प्रत्युक्ति का भी माध्यम वह स्वयं करता है। सूचयेत वीर सिंगारौ शौर्य सौभाग्य संस्तवैहि, ठीक है। चूंकि इस स्थिति में बहुत सारे रस आते हैं, लेकिन मजाक इत्यादि न रहे तो सामाजिक को मजा नहीं आए, ठीक है। तो इसलिए वीर और श्रृंगार को वह शौर्य और सौभाग्य के माध्यम से क्या करता है? उसको प्रस्फुटित करता है, यानी वीर और श्रृंगार के बारे में बताता है। भूयसा भारतीय वृत्ति, इस भाड़ में भारतीय वृत्ति की प्रचुरता रहती है। क्या रहती है? भारतीय वृत्ति की प्रचुरता रहती है, और एक अंके वस्तु कल्पितम, ठीक है। और इसमें जो अंक होता है, जिस प्रकार से आपके नाटक में 5 से 10 अंक होते हैं, ठीक है, नहीं, नाटक में जो अंक हैं वो 5 से 10 बताए गए हैं, प्रकरण में कुल 10 अंक बताए गए हैं, और क्या नाम है, नाटिका में 4 अंक बताए गए हैं। उसी प्रकार से भाड़ में जो अंकों की संख्या होती है वह 1 होती है। क्या होती है? 1। और सभी नाटकों में अलग अलग संधियों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब आपके मन में अगर नाटिका में भी वही सारी चीजें होंगी जो नाटक और प्रकरण में थी, ठीक है। बाकी जो विशेष बात थी वह अन्य लक्षणों के माध्यम से वो क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब आगे कह रहे हैं मुख निर्वहणे सांगे, जो 5 संधियां होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण, उनमें से जो मुख और निर्वहण संधि हैं, ठीक है, यह अपने अंगों के साथ, अर्थात मुख के 12 और निर्वहण के 14, ये जो भेद होते हैं, जो संधियों के जो अपने संध्यंग होते हैं, ये अपने सभी संध्यंगों के साथ क्या होता है? इस भाड़ में वह उपस्थित रहते हैं। तो कौन कौन संधियां इसमें रहती हैं? मुख और निर्वहण संधि अपने अंगों के साथ इस कथा वस्तु में विराजमान रहती हैं। और लास्यांगानी दशापि च, और इसमें 10 लास्य होते हैं। एक नृत्य की विधा है लास्य, तो लास्य इसमें क्या है? 10 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो आप लोगों ने देख लिए। क्या क्या देख लिए आप लोगों ने? कि इसमें भारतीय वृत्ति की प्रधानता होती है, इसमें 1 अंक होता है, ठीक है, 1 अंक होता है, धूर्त की चरित्र की वंचना की जाती है, मुख निर्वहण संधियां होती हैं, और इसके सभी जो संध्यंग होते हैं वो सभी संध्यंग इसमें विराजमान रहते हैं, और इसमें 10 लास्यांगों का
समावेश होता है और इसे एकांकी रूपक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एकांकी रूपक बहुत हैं, लेकिन उन रूपकों में भाड़ भी एकांकी रूपक है। ठीक है, ये है। अब जो इसमें 10 लास्यांग हैं, वह लास्यांग क्या होते हैं? वो 10 लास्यांग के भेद भी बताए हैं, तो वो भेद देख लेते हैं। तो भेद करते हैं कि गेयम पदम स्तम पाठ्यम आसीनम पुष्पगंडिका प्रच्छेदक स्त्रिगूढ़म च सैंदवाख्यम द्विगूढ़कम उत्तमोत्तकम च अन्यत उक्त प्रत्यमेव च लास्य दशविधम हेतत अंग निर्देश कल्पनम। इस प्रकार के जो 10 लास्यांग हैं, ठीक है, इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा। गेय पद, स्थित पाठ्य, आसीन, पुष्पगंडिका, प्रच्छेदक, स्त्रीगूढ़, सैंदवाख्य, द्विगूढ़, उत्तमोत्तक, अन्युक्त प्रत्युक्त में, वह ये जो 10 हैं, ये 10 लास्यांग हैं। चूंकि इनके केवल आचार्य धनंजय ने केवल इनके लक्ष्य भेदों को गिनाया है, किसे क्या कहते हैं ये बताया नहीं है, इसलिए इसके बारे में विशेष डीप में नहीं जाना है। ठीक है, तो जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उनको ही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाड़ के महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब आते हैं ऊपर क्या है? अब चौथा है आपका प्रहसन। जो प्रहसन है वो चौथा रूपक विशेष है, उसको देखते हैं। देखिए, प्रहसन को समझने के लिए क्या है ना कि आपका भाड़ रूपक अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि उस अधिकतम प्रहसन जो होता है वो भाड़ की तरह होता है। इसलिए यहाँ लिख रहा है कि तदवत प्रहसनम त्रेधा शुद्ध वैकृत संक्रही। मान लीजिए यहाँ तद से पूछ ले, तदवत प्रहसनम त्रेधा शुद्ध वैकृत संक्रही इत्यस्मिन पंक्तौ तद इति पदस्य कोऽर्थः। ठीक है, नीचे भाड़, प्रहसन, डिम इत्यादि जो कुछ भी दे दे, तो यह तद से मतलब यहाँ होगा भाड़। क्यों? क्योंकि भाड़ की तरह ही प्रहसन होता है और यह प्रहसन त्रेधा यानी 3 प्रकार का होता है। और वह 3 प्रकार कैसे होता है? शुद्ध, वैकृत और संकर। एक शुद्ध प्रहसन, एक होता है वैकृत प्रहसन और एक होता है संकर प्रहसन। इसके भेद से जो प्रहसन होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें अब क्या है। देखिए, चूंकि जो प्रहसन और भाड़ में अंतर क्या है, जब भाड़ की तरह होता है प्रहसन तो इसमें अंतर क्या है? तो कहते हैं कि जो भाड़ में जो मंचन किया जाता है तो उसमें उदात्त स्वरूपों का भी वर्णन किया जाता है। मतलब किसी के जीवन के गंभीर अवस्था को भी, सामान्य अवस्था को भी और मतलब हास्य अवस्था को भी, इन सभी अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। लेकिन प्रहसन में अत्यधिक केवल हास्य रस की ही प्रधानता रहती है और भाड़ में हास्य तो रहता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य सारी चीजें भी रहता है। इसलिए यही मूलभूत अंतर है किसमें? भाड़ में और प्रहसन में। इसलिए कह रहा है कि इसलिए कुछ लिख दिया कि तद्वत भाड़ की तरह होता है, जो अलग होता है वो बता ही दिया। कौन? एक शुद्ध होता है, एक वैकृत, एक संकर, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों प्रहसनों में क्या होता है? षड्विध हास्य रस होता है। जो हास्य होता है, हास्य रस है, हास्य रस के 6 भेद होते हैं। स्मित, अपहसित, उपहसित, अतिहसित इत्यादि जो 6 भेद हैं, वो 6 भेद के साथ हास्य रस जो होता है वह प्रहसन में उपस्थित होता है। ठीक है, यानी हंसी के जितने भी तौर तरीके हैं उन सभी तौर तरीके इसमें विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 3 भेद करते हैं, इन तीनों भेद, इन सभी चीजों को आप नोट करते रहिएगा, नहीं तो पता चले कि सत्यनारायण व्रत कथा की तरह सुन रहे हैं, बाद में इससे मान लीजिए प्रश्न पूछ दे तो आप कहें कि इसके बारे में आया नहीं। ध्यान रखिएगा कि प्रहसन का उदाहरण जो अभी पीछे बताया था, कंदर्प केली इत्यादि, या कंदर्प केली इसका उदाहरण है। थोड़ा सा विस्मृत हो गया था। प्रहसन का उदाहरण क्या है? कंदर्प केली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए शुद्ध प्रहसन क्या लक्षण देते हैं कि पाखंडी विप्र प्रभृति चेट चेटी विटाकुलम चेष्टितः वेश भाषा भी शुद्ध हास्य वचोन्वितम। जो शुद्ध प्रहसन होता है, इस शुद्ध प्रहसन में पाखंडी भाई ये सामान्य है, आप हमेशा व्यवहार की भाषा में एक दूसरे को कह दिया करते हैं। विप्र, ब्राह्मण और नौकर नौकरानी इत्यादि जो होते हैं एक जमघट में पाए जाते हैं, मतलब ये लोग रहते ही एक जगह हैं। ठीक है,
मतलब यही इन मतलब कहने का मतलब कि शुद्ध प्रहसन के यही पात्र होते हैं। मतलब शुद्ध प्रहसन को कहने के लिए या बताने के लिए यही पात्र आते हैं। और इनके जो वेश होते हैं, मतलब पाखंडी का वेश जो होता है वह पाखंडी अपने हिसाब जो वेश धारण किया है उसी धारण के हिसाब उसी वेश के हिसाब से मंचन करेगा, यानी पाखंडी के रूप में ही करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनके वेश और भाषा के अनुरूप ही चेष्टाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। मतलब पाखंडी, विप्र, नौकर, नौकरानी, ब्राह्मण इत्यादि जितने होते हैं, ये सभी इनके जो जो अपने भाषा हैं, जो जो अपने वेशभूषा को धारण किए हैं, उसी वेशभूषा और भाषा के आधार पे ही क्या करते हैं, अपने मंचन का कार्य करते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का है, चूंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यहाँ से ताल्लुकात रखता है लेकिन अच्छा एक्टर है, तो उड़ीसा का भी मतलब उड़ीसा के भी कलाओं का अच्छे से एक्टिंग कर ले रहा है, आंध्र प्रदेश का भी कर ले रहा है, उधर केरल का भी कर ले रहा है। तो इस प्रकार से कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो उसका जो अपना है उसको छोड़ के वो कर ले रहा है। लेकिन इसमें रहता है शुद्ध प्रहसन। भाई अगर देखिए, अगर उत्तर प्रदेश मतलब एक तरह से जहाँ की जो चीज़ें फेमस रहती हैं, अगर उस चीज़ का वर्णन वहीं के जो लोग हैं रहते हैं वो करें तो उसका आनंद, और उसी चीज़ को कहीं अन्य के लोग करें तो इन दोनों के आनंद में फर्क दिखता है और दोनों में जो अंतर रहता है ये थोड़ा दिख जाता है। मान लीजिए आप देखे होंगे कई पिक्चरों में कि मथुरा के जो भाषा होती है थोड़ा अलग अलग है, मतलब जो वहाँ की जो बोली है वो थोड़ी सी अलग है कि खाए लियो जा लियो, इस तरह से कुछ है ना। तो अब जो व्यक्ति एकदम मथुरा का रहने वाला हो और उस प्रकार से उस चीज़ों का मतलब मंचन करे, उसका मतलब मंचन करे, वर्णन करे, तो उसके एक्टिंग का दृश्य और मथुरा का ही मतलब एक्टिंग कोई अन्य उधर क्या कहते हैं बागपत का रहने वाला या उधर का रहने वाला व्यक्ति, चाहे पश्चिमी चंपारण का रहने वाला व्यक्ति यदि करेगा तो दोनों में भाई एक्टर है तो एक्टिंग तो करेगा ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो जैसा है उसी को ला करके उलट दे रहा है, तो वही होता है शुद्ध प्रहसन। मतलब हंसाने की जो विधि होती है उसके उसमें किसी प्रकार का मोल भाव नहीं करता है, वह होता है शुद्ध प्रहसन। ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा होता है विकृत। विकृत नाम से ही है कि विकृत कौन होता है कि जो थोड़ा प्रकृति से अलग हो लेकिन प्रकृति के ही समान हो। प्रकृतिवत विकृति ही इति कर्तव्या होता है, प्रकृति के समान ही विकृति होती है। तो इसके लिए क्या होता है, कहते हैं कि विकृति का लक्षण करते हैं कि कामुकादि वचो वेशहि सड़कन जो किताब सही ही। जो कामुक होता है, कामुकादि, तो देखिए कामुक तो समझ ही रहे हैं आप, मतलब प्रेम इत्यादि में एकदम कामुक है, ये तो आप हमेशा व्यवहार की भाषा में समझते होंगे। लेकिन आदि पद रखा है, तो आदि पद से क्या लेना है यहाँ पे, जो मतलब योद्धा भी हो, क्या हो, योद्धा भी हो, दूत भी हो। ठीक है, तो आदि से योद्धा दूत सब लेना है। तो इन सभी का, ठीक है, इन सभी के जो गुण होते हैं, इन सभी के जो वचन होते हैं, मतलब योद्धा के हों चाहे दूत के हों चाहे कामुक के हों, इनका अगर मंचन यदि खुद व्यक्ति करे, अगर मान लीजिए कोई अब इमरान हाशमी का कैरेक्टर, ठीक है, इमरान हाशमी का कैरेक्टर रजा मुराद करेंगे, ठीक है, तो दोनों में अंतर दिखेगा कि नहीं। भाई इनका जो कैरेक्टर है वो अलग है, रजा मुराद का अलग है। ठीक है, तो कामुक व्यक्ति का मंचन कामुक व्यक्ति करे तो इसका सीन अलग, लेकिन जो कामुक नहीं है वो व्यक्ति कामुक का मंचन करे, कामुक का एक्टिंग करे, तो दोनों में अलग चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सड़ मतलब क्या, नपुंसक, कंचुकी या तपस्वी, ये लोग क्या करते हैं कि इनके हिसाब से, मतलब कामुकादियों के हिसाब से अपने वेशभूषा को धारण करके इनके वचन के, इनके एक्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि इनके वेशभूषा को धारण करके ये अपना एक्टिंग करते हैं, अर्थात उनकी जो अपनी प्रकृति है,
नपुंसक का जो अपनी प्रकृति है, कंचुकी का जो अपना प्रकृति है, तपस्वी का जो अपना प्रकृति है। मान लीजिए कोई अच्छा तपस्वी है और उसका एक्टिंग है, मतलब मन है कि ठीक ठाक, तपस्वी उस अर्थ में नहीं, मतलब इस प्रकार होता है ना कि भाई शाहरुख खान है तो मतलब क्या रोमांस के किंग खान कहे जाते हैं, तो बाकी एक्टर हैं तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जिसमें उनका नाम है यदि वो सीन करें तो और चार चांद हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये है, लेकिन फिर भी ये लोग इन सबों के वर्णन का, मतलब इन सबों के एक्टिंग को ये करते हैं। अर्थात क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं अपने स्वरूप से गिर जाते हैं, जो इनका स्वरूप है उस स्वरूप को छोड़ करके दूसरे के स्वरूप को धारण करके उसका मंचन करते हैं। इसीलिए यह क्या है, विकृत है। और शुद्ध में क्या है कि जो जैसा उसका वैसे ही रेल देना, ठीक है। तो ये विकृत प्रहसन है। दूसरा क्या है, संकर प्रहसन में, संकर नाम से ही है कि संकर एक इधर का एक इधर का, आधा इधर आधा उधर। तो कह रहे कि संकरात विथ्या, जो वीथी के अंग होते हैं और जो धूर्तों की जो टोली होती है, इन सभी का जहाँ एक साथ मिल हो जाए, मिलन हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, संकीर्ण नाम का प्रहसन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है क्या नाम है आपका प्रहसन तीन प्रकार का होता है, शुद्ध और वैकृत और संकर के भेद से। किसे क्या कहते हैं आप देख लिए। रसस्तु भूयसा कार्या षड्विधो हास्य एवतु। रस, यहाँ रस का अत्यधिक कार्य होता है। मेन सिद्धांत यहाँ पे हंसी मजाक का, स्टैंड अप कॉमेडियन साहब का होते हैं, इसलिए हास्य के जो 6 भेद होते हैं, 6 भेद स्मित वाला, तो सभी भेद इसमें क्या रहते हैं, विराजमान रहते हैं। मतलब कि हास्य के 6 भेदों से युक्त रहता है आपका क्या प्रहसन, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रहसन के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब आते हैं हम लोग अगले रूपक पे, डिम पे, ठीक है। तो डिम का अर्थ होता है संघात। क्या करते हैं, संघात, मतलब घात प्रतिघात करने वाला जो होता है वह होता है डिम। तो इसके बारे में क्या है वो देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि डिमे वस्तु प्रसिद्धम स्यात्, ठीक है। प्रसिद्धम स्यात् वस्तु, क्या जो इसकी कथा वस्तु होती है वह कथा वस्तु क्या होती है, प्रसिद्ध होती है। अर्थात मतलब इसकी कथा वस्तु ऐसी होना चाहिए कि जो पुराणों में कही गई हो, जो महाभारत में कही गई हो, जो रामायण में बताया गया हो, इन सब प्रसिद्ध कथाओं में जिसका वर्णन पहले हो चुका हो, उन्हीं सब बातों को लेकर के जो कह दे वो क्या होता है, डिम की कथा वस्तु होती है। इस प्रकार की मतलब इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु जिसकी होती है वह डिम है। जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम देख लीजिए, जो आपके नलोपाख्यान से लिया गया है, महाभारत के रघुवंश को देख लीजिए जो रामायण से लिया गया है। तो ये सब जितनी कथाएं क्या हैं, मतलब इस तरह की जो कथाएं होती हैं वह डिम में होती हैं, लेकिन कुछ इसके अपने कायदे होंगे, ठीक है, जो कि विशेष डिम में जाते होंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को डिम नहीं कह देते। तो ये कहने के लिए कि इतिहास प्रसिद्ध कहते किसे हैं, मतलब जो पुराण इतिहास में जो अच्छे से बताए गए हों उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास प्रसिद्ध कहते हैं। तो वहाँ की कथा वस्तु होनी चाहिए किसकी, डिम की। वृत्तयः कैसिकीं बिना, ठीक है, जो 4 वृत्तियां होती हैं, भारती, सात्वती, आर्यभट्टी, कैसिकी, उन चारों में से कैसिकी वृत्ति से रहित होती है कौन, डिम की कथा वस्तु, ठीक है। अर्थात यानी कि इसमें श्रृंगार की बातें कम रहती हैं, ठीक है। यानी ये थोड़ा सा मतलब गंभीर बातों पर चर्चा ज्यादा करता है। क्यों, क्योंकि अभी आप देखे ही कि नाटिका में कैसिकी वृत्ति होती है, तो कैसिकी वृत्ति जहाँ श्रृंगार रस होता है वहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें श्रृंगार रस नहीं होगा, देखिएगा अभी आगे बताएगा भी। तो इसलिए कैसिकी को छाट दिया। तो जिसमें कैसिकी वृत्ति न हो, इतिहास प्रसिद्ध इतिवृत्त हो, वह डिम होता है, ठीक। ये 2 चीज हो गया। आगे क्या विशेषता बता रहा है कि नेतारो देव गंधर्व यक्ष रक्षो महोरगा। इसके जो नायक होते हैं वह नायक या तो देवता हो सकते हैं, गंधर्व हो सकते हैं, यक्ष हो सकते हैं, रक्ष हो सकते हैं या महोरग हो सकते हैं, ठीक। इनमें से कोई एक नायक भी हो सकता है, अथवा भूत प्रेत पिशाच इत्यादि में से भी कोई एक उद्धत प्रकार के 16 नायक होते हैं, ठीक है। कितने, 16 प्रकार के उद्धत नायक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा
कि षोडशान्त्यंत मुद्धताः भूत प्रेत पिशाचाद्याः, इन विशेषताओं से युक्त कौन रूपक होता है? तो डिम होता है। अगर ये पूछे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि 16 प्रकार के नायकों से युक्त जो होता है ये भी डिम के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे रखा है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि रसई ही अहास्य श्रृंगारई ही षड्भिः दीप्तैः समन्वितः, ठीक है। अब देखिए बताया ना यहाँ पे कि चूंकि कैसिकी वृत्ति यहाँ पे नहीं होती है, किसमें क्या नाम है आपके डिम में, तो इसलिए इसमें हास्य श्रृंगार रस तो रहेगा ही नहीं। श्रृंगार के दौरान ही हास्य आता है, क्योंकि उत्पत्ति ही श्रृंगार रस की हास्य से होती, मतलब हास्य रस की उत्पत्ति ही श्रृंगार से होती है। आप श्रृंगार की अवस्था में यदि अच्छे से हैं तो श्रृंगारिक नजर आएंगे, और श्रृंगार की अवस्था में थोड़ा सा अगर मोल भाव हुआ, इधर उधर हुआ, तो क्या नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए श्रृंगार से ही हास्य की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए अगर कोई मेकअप कर रहा हो, अगर चेहरे पे लगाने वाला जो चीज है उसको लगा ले बाँह पे, और जो बाँह पे लगाने वाला चीज है उसको लगा दे चेहरे पे, तो ये श्रृंगार हास्य का पात्र हो जाएगा। लेकिन जिस की स्थिति जहाँ पे है वहाँ उसको उपयोग करे तो भाई श्रृंगारिक लगेगा, ठीक है। जो बताना चाहती बता भी देगी। तो इसलिए डिम में हास्य रस और श्रृंगार रस नहीं होता है। बाकी जो षड्भिः दीप्तैः समन्वितः जो होता है वह रस 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 रस होते हैं। लेकिन अभी ये देखिए आगे बताएगा 6 रस रहते हैं। इसका देखिए कहने का मतलब है कि हास्य श्रृंगार, एक विशेष बात है कि हास्य श्रृंगार रस यहाँ नहीं होता है, लेकिन 6 रस होते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने 8 ही रस माने हैं। जो 9वां रस है शांत रस, वह शांत रस होता है, लेकिन इसकी गणना हम नाटकों के दौरान नहीं करते हैं, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति मंच पर आकर के चुपचाप खड़ा हो जाए तो उसको देख करके कोई क्या करेगा। तो इसलिए चूंकि शांत रस भी एक रस है, क्योंकि जीवन के सभी अवस्थाओं से, सभी रास्तों से आप गुजर गए रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने बुढ़ौती में है, अपने एकदम अंतिम अवस्था में है, और उसके सामने कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो एक छोटा बालक है, एक बड़ा बालक है, तो ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं जो वहीं पे छोटे बालक को प्रभावित कर देता है, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ों से वो शून्य हो चुका है। उसके जितने भी प्रभाव थे वो प्रभाव अपने ऊपर लेकर के उससे एकदम अलग हो चुका है। तो मतलब कहते हैं ना कि सारी अवस्थाओं से अपने आप को एक जगह शून्य पा जाए तो वही शांत रस है। अब इस स्थिति को लेकर के कोई मंच पर बैठे तो वहाँ भला कोई आनंद आएगा, लेकिन है एक शांत रस, अनुभव तो कर ही रहा है। इसीलिए नाटक में षड्भिः दीप्तैः समन्वितः यह 8 रस ही होता है, यह क्लियर भी करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें किस बारे में दिखाया जाता है, तो कह रहे हैं कि माया, बताए ना कि अगर कुछ विशेष नहीं रहता तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम को भी डिम कह देते, लेकिन कुछ विशेष है। तो क्या कर रहे हैं, जहाँ पे माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध इत्यादियों का चेष्टा किया जाए, इन सब चीजों को बताया जाए, ठीक है, वह होता है आपका क्या, डिम। और इनके साथ साथ अर्थात माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध इत्यादि के साथ साथ जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि भी होते हैं वो भी डिम में दिखाए जाते हैं, उसके बारे में ही बताए जाते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ कहा ना कि षड्भिः दीप्तैः समन्वितः, अर्थात इनके साथ साथ मतलब जो हास्य और श्रृंगार रस से अतिरिक्त जो 6 रस होते हैं इनका समन्वय होता है। तो क्या कहते हैं कि इन 6 रसों में सभी रस अंगी रस के रूप में होते हैं, तो कहते हैं नहीं, न्याय्ये रौद्र रसंगिनी, इन 6 रस में रौद्र रस जो होता है वह रौद्र रस अंगी रस के रूप में होकर के डिम में प्रस्तुत होता है, और बाकी जो रस होते हैं वो इसके अंग के रूप में आते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब कहना कि चतुः अंकः, और इसके जो कथा वस्तु होती हैं, जो इसके जो कथानक होता है वो पूरा कथानक 4 अंकों में विभाजित होता है। उन 4 अंकों में इस कथा वस्तु को रखा जाता है। और चतुः संधि, अर्थात जो 5 संधियां होती हैं
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण, इन पांचों संधियों में से 4 संधियां इस डिम की कथा वस्तु में होती हैं। तो उन 4 संधियों में कौन संधि है जो नहीं होता है? तो निर्विमर्शो, विमर्श नाम की संधि इसमें नहीं होती है। तो बाकी कौन संधियां होती है ये नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये चीजें हम अभी डिस्कस किए जो डिम के कथा वस्तु के हिसाब से महत्वपूर्ण थी, ये सभी चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और डिम के उदाहरण के रूप में जो काफी फेमस उदाहरण है जो हमेशा पूछता रहता है कि त्रिपुरदाह, त्रिपुरदाह जो है वह डिम का उदाहरण है। और हमेशा यह आगामी परीक्षाओं में हमेशा या पिछले एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। त्रिपुरदाह कहा जाता है इसके बारे में कि इसके रचनाकार स्वयं ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी ने ही इसकी रचना करके जब देवता उन सामने गए कि हमारे सामाजिक लोकानुरंजन के लिए कोई चीज़ दीजिए, तो कहे कि लो हमारा एक नाटक है इसका मंचन करो। तो कहे गए मंचन किए, उनको झंड कुछ नहीं आया। तो फिर कहे कि जाओ तुम्हारे बस का है नहीं। तब वह भरत को आदेश दिए कि भाई तुम एक काम करो, ये सामाजिक दृष्टि से बहुत ही बड़ी चीज़ है इसलिए इस पे एक काम करना आवश्यक है। तो एक काम करो, इसको लेकर के एक नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखो। तो वो चीज़ें निकाल करके भरत जी को दे दिए, काम सौंप दिए। ठीक है, तो ये कहा जाता है त्रिपुरदाह पीछे की कहानी। तो त्रिपुरदाह आप यहाँ ये जानिए कि त्रिपुरदाह इसका उदाहरण है, किसका? डिम का। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है कि डिम रूपक की जो कथा वस्तु होती है वह इतिहास प्रसिद्ध होती है। ठीक है, इसमें कैसिकी वृत्ति के अतिरिक्त तीनों वृत्तियां प्रयुक्त होती हैं, अर्थात कैसिकी वृत्ति इसमें नहीं होता है। ठीक है, कैसिकी वृत्ति क्या होता है? नहीं होती हैं। 16 उद्धत नायक होते हैं, अभी बताया ही, देव, गंधर्व, यक्ष, रक्ष इत्यादि तो होते हैं। इसके अलावा भी 16 उद्धत नायक होते हैं, मतलब वो भी हो सकते हैं और वो नहीं हो तो ये भी हो सकते हैं। और इसमें 4 अंक में कथानक होती हैं और इसमें हास्य और श्रृंगार रस को छोड़ करके सभी अन्य रस होते हैं और रौद्र रस जो होता है वो प्रधान रस होता है। सभी संधियां इसमें होती हैं विमर्श संधि को छोड़ करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिम के महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। और तो जिस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा की है उन सभी चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से देख करके, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन लगे, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप अपने प्रश्न को पूछिए, उसको और अच्छे से समझ के और उसको स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप पुराने वीडियो के साथ सभी चीज़ों को देख करके नोट्स बनाते रहिए। तब आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में व्यायोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।